हेलो बच्चों। तो हमारा टॉपिक बीबीटी चल रहा था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार किसी अणु का संकरण निकाला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है और किस प्रकार उसकी ज्यामिति देखी जाती है। ठीक है, ज्यामिति संकरण के हिसाब से अलग अलग होती है, वो हमने देख लिया था। बीबीटी किस प्रकार संकरण निकालना बताता है वो हमने देख लिया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने थी वो कौन सी थी कि किस प्रकार चेक करें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदलेगा या नहीं बदलेगा, यानी कि लिगेंड प्रबल क्षेत्र है या दुर्बल क्षेत्र, ये हमको अभी पहचान करना नहीं आया। ठीक है, हमने ये तो देख लिया था कि अगर हमको पता हो कि लिगेंड प्रबल क्षेत्र है या दुर्बल क्षेत्र है तो हम बता सकते हैं कि संकरण कौन सा होगा, विन्यास बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार किस प्रकार लिगेंड जो है प्रबल होगा या दुर्बल होगा, या कह सकते हैं कि विन्यास बदलेगा या नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा या नहीं होगा, हुंड के नियम का पालन होगा या नहीं होगा। ये सब कुछ आज हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक बार तो हेडिंग डाल दीजिए, प्रबल एवं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की पहचान। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि बीबीटी ने हमको कहीं भी ये नहीं बताया कि कैसे हम लिगेंड को प्रबल और दुर्बल कह सकते हैं। ठीक है, उसने डायरेक्ट अपने मनमर्जी से मान लिया था कि ये लिगेंड दुर्बल है और ये प्रबल है। ये हमको कौन बताता है? सीएफटी बताता है। कौन बताता है? सीएफटी। अब जब सीएफटी तक पहुंचे उससे पहले हमको संकरण निकालना तो आना चाहिए। अब संकरण निकालना नहीं आता है तो फिर बीबीटी पढ़ने का क्या फायदा? समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए एक ये ट्रिक बनाई गई है, एक तरीका बनाया गया है जिससे हम इजीली पहचान कर सकते हैं, आसानी से पहचान कर सकते हैं कि लिगेंड प्रबल होगा या दुर्बल। ठीक है, तो देखिए, हमको जो संकरण निकालना होता है वो किसका होता है? किसका होता है? केंद्रीय धातु परमाणु का। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय, इधर लिख देता हूं, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु को चेक करो सबसे पहले तो कि वो कौन सी संक्रमण श्रेणी का एलिमेंट है। कौन सी संक्रमण श्रेणी का एलिमेंट है? या तो वो होगा 4D और 5D का, या होगा वो 3D का। 4D और 5D को मैंने एक जगह रखा है, क्यों? क्योंकि अगर 4D और 5D का एलिमेंट आ जाता है तुम्हारे सामने तो प्रत्येक स्थिति में या प्रत्येक लिगेंड कैसा होगा? प्रबल क्षेत्र होगा। और हम कह सकते हैं कि विन्यास बदलेगा। आ गई बात समझ में? अब आते हैं 3D पे। तो 3D में हम क्या चेक करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या चेक करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। चेक ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था हम चेक करेंगे कि अगर वो ऑक्सीकरण अवस्था ग्रेटर देन +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट यदि 3D एलिमेंट की 3D श्रेणी के तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था यदि +3 से ज्यादा है
यानी +4 +5 +6 इस तरह से है, तो हम क्या कहेंगे कि विन्यास बदलेगा। अरे तो कहने का मतलब यह है कि अब हमको दिमाग सिर्फ और सिर्फ कहां लगाना है। यदि 3D एलिमेंट है और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 या +3 से कम है, या तो +3 हो या +3 से कम हो, यानी कह सकते हैं कि 0 +1 +2 और +3 यदि 3D एलिमेंट हो तो हमको दिमाग लगाना है कि विन्यास बदलेगा या नहीं बदलेगा, विन्यास बदलेगा या नहीं बदलेगा। ये चेक करते हैं कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो इस अवस्था में, इस कंडीशन में, इस स्थिति में दुर्बल क्षेत्र की भांति कार्य करते हैं। और देखिए कौन कौन से हैं वो: फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, H2O, ऑक्सो, हाइड्रोक्सो, नाइट्रिटो ओ, ऑक्सिलेटो और थायोसाइनेटो एक्सेट्रा। कुछ इस तरह के एक दो और भी हैं, ठीक है। हमारे जो काम आने वाले हैं वो मैंने आपको लिख दिए हैं, हमारे जो काम आने वाले हैं वो लिख दिए हैं, ठीक है। इस स्थिति में विन्यास नहीं बदलेगा, मतलब हम कह सकते हैं दुर्बल क्षेत्र काम करेगा, दुर्बल क्षेत्र काम करेगा। यानी कि ये सारे के सारे लिगेंड जो तुमको दिख रहे हैं, ये सारे लिगेंड ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +3 से कम हो और एलिमेंट 3D श्रेणी का हो, उस अवस्था में ये लिगेंड क्या काम करेंगे? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की भांति कार्य करेंगे, मतलब युग्मन नहीं करवाएंगे। मतलब दुर्बल क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि जब युग्मन नहीं होगा तो हुंड के नियम का पालन होगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, बाह्य कक्षक संकुल बनेगा, या कह सकते हैं उच्च चक्रण संकुल बनेगा। केवल और केवल इस कंडीशन में, बाकी सब जगह अदरवाइज विन्यास बदलेगा, विन्यास बदलेगा। और जहां जहां विन्यास बदलता है मतलब वहां कौन सा क्षेत्र काम कर रहा है, कौन सा फील्ड लग रहा है? प्रबल क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। कब वीक फील्ड होगा, कब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, ये हम इस टेबल को देख के पता लगा सकते हैं। विशेषतः ध्यान रखना इस बात का कि ये हमको टेबल रट लेनी है, क्योंकि हमको ये लिगेंड देखने होंगे बस इस कंडीशन में। सिर्फ ये कंडीशन याद करनी है, बाकी सब जगह पर क्या होता है? विन्यास बदलता है। उतार लो इसको, उतार लिया। देखिए अब मैं एक बार तुम्हें तीनों सीरीज बना के बता देता हूं, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। हालांकि मैं पहले वीडियो में बनवा चुका हूं, लेकिन एक बार देख लीजिए। स्कैंडियम, टाइटेनम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यह है हमारी 3D श्रेणी। ऐसे ही
इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। 5D श्रेणी में देखो लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, वोल्फ्रोमीशियम यानी टंगस्टन, ट्रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ये तीनों सीरीज याद कर लेना। ये तीनों सीरीज जो हैं इनके अकॉर्डिंग हम यहां चलेंगे। यानी कहने का मतलब सिर्फ ये है, हमको सिर्फ और सिर्फ एक जगह दिमाग लगाना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, हमको सिर्फ ये देखना है कि कोई 3D का तत्व तो नहीं है। अरे ले दे के हमको सिर्फ याद क्या करना पड़ रहा है? चलो तीनों श्रेणियां भी मत याद करो, इसमें एक ही श्रेणी याद कर लो ना, 3D। तो ये 3D के अगर ये तत्व दिख जाएं, ये एलिमेंट दिख जाएं केंद्रीय परमाणु के रूप में, तो दिमाग सिर्फ ये लगाना है कि 3D का एलिमेंट आते ही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था चेक कर लो, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था चेक कर लो। ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादातर 0 से +3 ही दी जाती है, 0 से +3 ही दी जाती है। 0 से +3 अगर है, यानी कि ये कंडीशन है, तो ही हमको दिमाग लगाना है कि लिगेंड चेक करो। अब चेक करो लिगेंड। हमने सबसे पहले क्या चेक किया? ऑक्सीकरण अवस्था 3D की। सबसे पहले चेक किया एलिमेंट कौन सी श्रेणी का है, फिर चेक की ऑक्सीकरण अवस्था, अगर 3D का है तो, 3D का है तो, फिर उसके बाद हमने देखा लिगेंड कौन सा है। कहाँ? इनमें से तो नहीं है कोई, इनमें से तो नहीं है कोई यहाँ। अगर इनमें से है तो उनको विचारों को चुपचाप बिठा दो, हुंड के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर दो और आउटर ऑर्बिटल में से कक्षक काम में ले लो संकरण के लिए, अगर बाहर से जरूरत पड़ रही है तो। ठीक है, कहने का मतलब समझ गए होंगे। तो ये स्थिति याद रखो, इसको एज इट इज छाप दो। और अब कोई भी एलिमेंट, कोई भी तुम्हें केंद्रीय परमाणु मिल जाए और इस तरीके से हम उसको देखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रख के संकरण निकाल लेंगे। उतार लिया? चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि विन्यास अगर बदल रहा है, यदि विन्यास बदल रहा है तो 5D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरना है। क्योंकि अब हुंड तो काम आएगा ही नहीं। हुंड जब काम नहीं आएगा तो बिना हुंड के, यानी हुंड के नियम का उल्लंघन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार भरना है, देखिए। देखिएगा, यदि प्रबल क्षेत्र हो तथा विन्यास बदलता हो तो कक्षकों में या D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स निम्नानुसार भरे जाएंगे। भरे जाएंगे कैसे भरेंगे? तो देखिए, इधर लिख रहा हूं मैं विन्यास कौन सा है, ये है 3D, सॉरी n-1D, n-1D जैसे कि 3D। फिर मैं लिख रहा हूं NS जैसे 4S, 4P और 4D। समझ गए? ये तो हो गया आंतरिक कक्षक और ये हो गया बाह्य D कक्षक। ठीक है, बना लीजिए। अब देखो, विन्यास मान लीजिए कौन सा है, D1। कौन सा है? D1। जैसे कि Sc+3,
स्कैंडियम +3 है मान लीजिए, स्कैंडियम चेक किया हमने, कौन सा है, 3D एलिमेंट है। 3D एलिमेंट की ऑक्सीकरण अवस्था चेक करी, 0 से +3 है। 0 से +3 होते ही समझ गए कि इसमें चेक करना है। और मान लीजिए उन 10 में से कोई लिगेंड नहीं है, अमोनिया साथ में है, तो विन्यास बदलेगा। और विन्यास बदलेगा तो कैसे बदलेगा, देखो स्कैंडियम में बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। स्कैंडियम आता है 1 नंबर पे, 1 नंबर पे, और 1 का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 3, 3 में से 3 गया तो 0। तो 0 को तो कैसे भरना है, 0 तो 0 ही रहेगा, उसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं Ti+3 की। टाइटेनियम 2 नंबर पे आता है उंगलियों की टिप्स पे, याद करो मैंने तुम्हें पहले बताया है, मैं फिर से बता देता हूं कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करने हैं। ओनली डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, ओनली एंड ओनली डी ब्लॉक की। कैसे ज्ञात करना है कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तीनों सीरीज बताई थी, उन तीनों सीरीज में से उंगलियों की टिप्स पे याद करने तत्वों के नाम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। समझ गए। अब जैसे तुम्हारे पास Na+2 आ जाता है, तो Na+2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये चेक करना है हमको। तो याद करो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। निकेल आता है 8 नंबर पे, 8 में 2 जोड़ो और 2 जोड़ते ही क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन निकल के बाह्यतम कोष में आ जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉनों में से अब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था घटाएंगे, Na+2 होती है तो हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। Na+2 के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो विन्यास है वो हो जाएगा D8। कौन सा हो जाएगा, D8। क्लियर हो गई बात। तो देखिए आगे, ऐसे हमको विन्यास चेक करना है। ऐसे जैसे Ti+3 है उसका D1 विन्यास होता है, चेक कर सकते हो। देखिए N-1D मतलब 3D है इसका, तो 3D में कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉनों को, वन इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा। NS और NP में तो है ही नहीं। D2, अब दिमाग में आ रहा होगा साहब 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों का युग्मन करवा दो, नहीं करवाना युग्मन। 1 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और 1 यहां आएगा। मैं एक बार बना देता हूं फटाफट। तो देखिए हमारा विन्यास जो आता है D0 से D10 तक आता है। ठीक है, मैंने यहां D1 से D10 तक बनाए हैं। D0 का मतलब तो क्या है, खाली है बिल्कुल, उसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। तो देखिए यहां देखिए, यदि 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा आता है यानी विन्यास D1 आता है तो हमको इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरना है, 2 में डायरेक्ट भरना है, हुंड के अकॉर्डिंग यहां पे काम हो रहा है। D1 से D3 तक, पहले इसको उतार लो एक बार, वीडियो पॉज करके एज इट इज उतार लो ताकि मैं फिर इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकूं। हाँ देखिए, D1 से D3 तक हुंड के नियम का पालन हो रहा है। उसके बाद D4 में युग्मन होना शुरू हुआ है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन D4 में, देखो चौथे कक्षक में न जाके युग्मन हो गया, 5वें में युग्मन हुआ, 6ठे में युग्मन हुआ। यहां तक ध्यान रखने वाली बात क्या है, कोई दिक्कत नहीं है कि 3 तक तो हुंड के नियम का पालन हो रहा है, 4, 5, 6 का याद करना है तुम्हें, 3 तक कोई याद नहीं करना। ठीक है, चलो जी D7 पे आ जाओ।
अगर D7 विन्यास तुम्हारा आता है, D7 विन्यास अगर तुम्हारा आता है, तो D7 में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यदि 4 और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, 4 और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, तो सारे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा दो और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां बचा रह जाएगा, यानी एक खाली कक्षक रह जाएगा। जबकि D7 में ही कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो तो हमें इनर ऑर्बिटल में, आंतरिक कक्षक में, आंतरिक उपकोष में हमको 2 कक्षक खाली चाहिए। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल कर ND में चला जाता है। तो ध्यान रखें, यहां हमको 2 कक्षक खाली मिल जाते हैं और संकरण हो जाएगा D2sp3, यहां D2sp3, क्योंकि D2 2 कक्षक चाहिए हमको। ठीक है, D8 में देखो, D8 में 4 और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, तब एक कक्षक चाहिए होता है हमको, एक कक्षक चाहिए होता है। तो ध्यान रखें, यहां इस तरह से युग्मन हो जाएगा और एक कक्षक खाली मिल जाएगा। लेकिन यदि हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के टाइम हमको अंदर चाहिए अब 2 कक्षक खाली। अब 2 कक्षक खाली होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर भेजना पड़ेगा और ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन तो जा सकता है बाहर, लेकिन 2-2 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते। इसलिए ये ध्यान रखना कि D8 विन्यास में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर तुम्हें 6 दिख जाए तो वहां कोई सा भी लिगेंड आए, दुर्बल प्रबल कोई सा भी आए, हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, बाह्य कक्षक संकुल बनेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो यहां इस तरह से 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे, बाहर नहीं भेजना है। D9 की यदि बात करें तो D9 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 को देखिए, 4 और 5 में यहां देखो एक एक कक्षक खाली चाहिए होता है हमको, क्योंकि अगर हम युग्मन करवाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक इलेक्ट्रॉन यहां बचा रह जाता है। इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने से हमको कोई 2 कक्षक थोड़ी मिल जाएंगे। यहां एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजने से कोई 2 कक्षक थोड़ी मिल जाएंगे जैसे D7 में मिल रहे थे। इसलिए D9 विन्यास जब हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में विन्यास नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। तो 4 और 5 की यदि बात करें तो 4 और 5 में वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहां जाता है, NP में जाता है कि ND में जाता है। यहां ND में जा रहा है, ND में। ठीक है, एक बार NP में जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और 5 में जाता है ND के अंदर। बाकी अपने लेवल पे 12th लेवल पे हमको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है कि कहां जा रहा है, बाहर जो भेजना है अपन को अगले कक्षक में भेज देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया कुछ समझ में? देखो बोलो साहब, P तो हमारे काम आता है ना, संकरण में काम आता है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन आ जाती है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो DsP2 संकरण हो जाएगा। D एक S खाली पड़ा हुआ है, एक P में 2 चाहिए होते हैं, वो मिल गए हमको। लेकिन यदि यहां बात करें 5 की तो 5 में देखो ये रहा। 5 में यदि हम बात करें तो 5 में DsP3 संकरण होता है। D एक खाली मिल गया, S एक खाली मिल गया, 3 P खाली चाहिए, 3 P खाली नहीं रहते हैं। इसलिए ए इलेक्ट्रॉन जो यहां से गया है बाहर वो D में चला जाता है, ND में। तो P 3 खाली मिल जाएंगे हमको, 3 P कक्षक खाली मिल जाएंगे। और D10 में तो कोई दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं। तो टोटल दिमाग कहां लगेगा हमारा? अरे D4 से और D9 तक, D4 से और D9 तक में हमको दिमाग लगाना है। D1 D2 D3 में कुछ नहीं करना, D10 में कुछ नहीं करना। क्लियर हो गई बात? D1 D2 D3 और D10 में कोई युग्मन उग्मन की कोई बीमारी नहीं है। D4 से और D9 तक हमको दिमाग लगाना है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है और हमारा संकरण निकालना है। उतार लो इसको, उतार लिया। देखिए अब मैंने तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दिए थे, 40 एग्जाम्पल, 40 एग्जाम्पल दिए थे। उन 40 एग्जाम्पल को
इन तरीकों से एक बार सोल्व करके देखना। फिर उनमें से मैंने जो 40 दिए ना उसमें सब तरह के एग्जाम्पल दे दिए हैं। सब तरह से मेरा मतलब है जहाँ जहाँ तुम अटक सकते हो, जहाँ जहाँ जिस तरह के तुम एग्जाम्पल ला सकते हो वो सारे एग्जाम्पल मैंने तुम्हें उसके अंदर डाल दिए हैं ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ध्यान रखना। अब उन जो नॉर्मल हैं 40 में से जो है करीब 25-30 एग्जाम्पल तो ऐसे हैं जो नॉर्मल एग्जाम्पल हैं जिनको तुम इन तरीकों से सॉल्व करोगे आसानी से हो जाएगा। हालांकि होंगे 40 इनसे ही, लेकिन उनमें से कुछ तो अपवाद हैं और कुछ तुम्हें अजीब लगेंगे, कुछ तुम्हें एग्जाम्पल अजीब लगेंगे कि इनमें संकरण होगा तो क्या होगा। अगर D0 विन्यास आ जाए, D1 विन्यास, D2 विन्यास आ जाए तो संकलन क्या होगा, कक्षक कितने खाली लें अंदर से, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल इसी तरह से सॉल्व करते हैं जितने तुमसे हो सके 40 में से। तो वो एग्जाम्पल हैं ये, देख लो इन एग्जाम्पल को। पिछले वाले में वीडियो में तुमने देखा होगा, कॉपी में नहीं उतारा होगा, एक बार देख लो और इनको एक बार फिर से इस जगह पे उतार लो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में करेंगे अपन कंटिन्यू अपवादों सहित 40 के 40 एग्जाम्पल। ठीक है, अली बाबा और 40 चोर।